नमस्ते बच्चों, मैं राहुल त्यागी, आपका विषय अध्यापक कक्षा 9 हिंदी विषय। अब हिंदी विषय में मैं आपको काव्य का विकास संक्षिप्त परिचय का यानी जो काव्य है उसका इंट्रोडक्शन पढ़ाने जा रहा हूँ। बड़े ध्यानपूर्वक समझेंगे काव्य क्या है, काव्य की क्या रूपरेखा है, काव्य के कितने प्रकार हैं, कैसे भेद हैं, कि काव्य होता क्या है। कि कहते हैं ना कि गद्य पद जो आपके इसमें लगे हुए हैं उसमें अब हमारा जो भाग चल रहा है क्या है, काव्य का विकास। अभी हमने इसे पीछे गद्य का विकास पढ़ा था, ऐसे ही अब काव्य का विकास पढ़ेंगे। कहते हैं बच्चों इसमें कविता, काव्य का नाम दूसरा क्या होता है, कविता। प्राय पद्यात्म यानी पद्यात्मक और छंदबद्ध होती है, यानी इसे पद भी कहते हैं। आपने देखा होगा छंदबद्ध होती है, चिंतन की अपेक्षा उसमें भावनाओं की प्रधानता होती है। यानी जो विचार करना की अपेक्षा इसमें क्या होता है, दिल से निकलने वाली बात होती है, भावनात्मक होती है, भावना से प्रेरित होती है। उसका उद्देश्य सौंदर्य की अनुभूति द्वारा आनंद की प्राप्ति करना होता है। काव्य के अंदर क्या होता है बच्चों, जो सुंदरता है उसकी अनुभूति तो होती है, साथ में उस अनुभूति से क्या होता है, आनंद मिलता है। आनंद मतलब प्रसन्नता होती है। अनुसांगिक के रूप से कविता द्वारा भाषा की क्या होती है, भाषा की भी क्या होती है बच्चों, समृद्धि होती है। यानी भाषा क्या होती है, और अच्छी होती है। किंतु मूलतः वह आनंद का साधन है। तर्क और युक्तियों का आश्रय न लेकर कवि रसानुभूति का समावेश प्रभाव उत्पन्न होता करता है। अतः कविता में यथार्थ का यथारूप चित्रण नहीं मिलता, वरन यथार्थ को कवि जिस रूप में देखता है अथवा जिस रूप में उसे प्रभावित होता है उसी का वह चित्रण करता है। कहते हैं बच्चों जो कविता होती है ना, उसमें कविता के अंदर क्या होता है, जो कवि होते हैं ना उसका कवि ही उसके अंदर उसका और अच्छा सुंदर बनाने का प्रयास करते हैं। वो अपनी भाषा में अपने शब्दों में उसे और सुंदर दिखाने का प्रयास करते हैं। कहते हैं कवि जिस रूप में देखता है, जिस रूप में उसे प्रभावित होता है उसका वैसा ही वो चित्रण करता है। प्रकृति को देखा कवि ने, उस प्रकृति की जो वर्णन करना शुरू करेगा कवि, तो उसे अपने शब्दों में जब प्रस्तुत करेगा तो उसकी सुंदरता और अच्छी होती चली जाएगी और उसका चित्रण कर डालेगा। इसीलिए कवि का यह सत्य सामान्य सत्य से विभिन्न प्रेरित होता है। वह अतिशयोक्ति का सहारा भी इसी प्रभाव को दिखाने के लिए लेता है। अतिशयोक्ति मतलब बढ़ चढ़ाकर की बहुत सारी बातों को वो रखता है। कविता में अतिशयोक्ति दोष या मिथ्या न होकर अलंकार शब्द बन जाता है, अलंकार बन जाता है। वैसे कहते हैं अतिशयोक्ति को, वैसे कहते हैं वो दोष है, कहते हैं मिथ्या है, झूठ बोलना भी होता है, पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर क्या होता है, अतिशयोक्ति का प्रयोग करते हैं अलंकार में। और अलंकार क्या है इसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे, आगे बताया जाएगा जैसे भी इसमें आएगा कि अलंकार का मतलब होता है श्रृंगार करना, यानी वो सुंदर बना देना, अलंकृत कर देना, इसलिए इसमें कहा गया है। इसे अतिशयोक्ति को क्या दिया उन्होंने, अलंकार का रूप दिया है। कहते हैं बच्चों कविता के विषय क्या है, देखिए मूलतः मानव ही कविता काव्य का विषय है। मानव ही कविता काव्य का विषय है। जबकि कवि पशु पक्षी अथवा निसर्ग प्रकृति का वर्णन करता है, यानी प्रकृति का वर्णन करता है, तब भी वह मानव भावनाओं का ही चित्रण करता है। इस प्रकार व्यक्ति और समाज की जीवन का कोई भी पक्ष काव्य का विषय बन सकता है, यानी इसका विषय कोई भी बन सकता है। फिर कहते हैं आज के कवि का ध्यान जीवन के सामान्य एवं अपेक्षित पक्षों की ओर भी गया है। उसके विषय का अब महापुरुषों तक ही सीमित नहीं रहे, अपितु वो छिपकली केंचुए आदि पर भी काव्य रचना करने लगा है। पहले क्या करता था कवि, महापुरुषों के बारे में लिखा करता था, अब कवि वहां तक सीमित नहीं रहा है। अभी कवि क्या करने लगा है, वो छिपकली के ऊपर भी लिखने लगा है, केंचुए के ऊपर भी लिखने लगा है, अपनी रचनाएं प्रस्तुत करने लगा है। परंतु उन्नतः विषय भाव एवं विचार तथा आदर्श जीवन और उसका संदेह कविता को स्थायी महत्वपूर्ण और प्रभावकारी बनाने में अधिक समर्थ क्या होते हैं। वो उसे और सुंदर बनाने के लिए और अच्छा बनाने के लिए और एक उसके नए विचार प्रस्तुत करने के लिए कवि अपने प्रयास करते रहता है। अब बच्चों क्या आता है, कविता और संगीत। आपने दोनों का नाम सुना होगा, कविता आप सुनते ही हो कि हम भी जब छोटे थे बहुत सारी कविता सुना करते थे, ठीक है। अब संगीत क्या है, संगीत जीवन का आनंद प्रदान करने वाली वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति मगन हो जाता है, उसके अंदर जाकर गहराई से जब उसे सुनता है तो जीवन की आनंद ही प्राप्त होता है।
कहते हैं बच्चों कविता छंदबद्ध रचना है, यानी ये छंदबद्ध रखी गई है, क्रम से रखी गई है। इसे ऐसे ही नहीं रख दिया ठाकर कवियों ने, बड़े सिस्टमेटिक ढंग से रखा गया है। छंद उसे संगीत प्रदान करता है। छंद क्या करता है? उसे क्या करता है? संगीत, उसे गायन शैली में प्रस्तुत करता है। छंद की लय होती है, किस तरीके से उठाना है, किस तरीके से उसे बढ़ाना है, ऊंचे ले जाना। यति गति का प्रयोग किया था। वर्णों की आवृत्ति होती है, यानी जो वर्ण है यानी आ ई उ है उनका प्रयोग होता है, उन्हें बार बार। तुकांत पदावली इस संगीत की प्रमुख तत्व है, किंतु संगीत और काव्य के क्षेत्र में अलग अलग है। संगीत का आनंद मूलतः नाद का आनंद है। नाद आपने सुना होगा, बहुत सारा संगीत जब बजता है तो उसका अलग सुर आते हैं, जबकि कविता में मूल आनंद का अर्थ है कविता के नाद का सौंदर्य अर्थ का ही अनुगामी होते हैं। कहते हैं बच्चों संगीत का जो आनंद है मूलतः नाद का आनंद है, जबकि कविता में मूल आनंद का अर्थ क्या है? कविता में नाद का सौंदर्य अर्थात या अर्थ का कहें तो अनुगामी होता है, यानी उसका जो सुंदरता का जो प्रस्तुत की जाती है वो उसका कविता का नाद होता है, और उसका संगीत का नाद करें उसका नाद क्या होता है? मूलतः आनंद ही आनंद होता है। आगे कहते हैं सादृश्य विद्यमान। आप जानते हैं कि कविता भाव प्रधान होती है। आपने भावों को पाठकों के हृदय तक पहुंचाने के लिए कविता वर्ण्य विषय के सादृश्य अन्य वस्तु व्यापार प्रस्तुत करता है, जैसे ही कमल के सौंदर्य सदृश नेत्र, यानी कमल जो होता है उसे कौन देखती है? आंखें देखती हैं। चंद्र सा मुख, सिंह के समान वीर आदि इसी को साहित्य के सादृश्य विद्यमान या अप्रस्तुत योजना कहते हैं। यानी किसी के आधार पर किसी चीज को देखना, उसे क्या कहते हैं? उसे सादृश्य कह सकते हैं, सादृश्य विद्यमान कह सकते हैं। शब्द शक्ति, बहुत सुंदर शब्द आ रहा है। शब्द का अर्थ बोध कराने वाली वह शक्ति शब्द शक्ति है। शब्द क्या होता है? जो किसी की जानकारी प्रदान कराता है, नॉलेज देता है। दूसरे शब्दों में शब्द और अर्थ को संबंध ही शक्ति है। शब्द की 3 शक्तियां होती हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। अभिधा से मुख्यार्थ का बोध होता है, मुख्यार्थ का बोध होता है, तथा मुख्यार्थ में बाधा होने पर लक्षण का आश्रय लेना पड़ता है या सहारा लेना पड़ता है। अंत में व्यंजना से अर्थ मिलता है। कवि का अभिप्रेत अर्थ मुख्यार्थ है तथा ही सीमित नहीं रहता। कविता का आनंद लेने के लिए शब्दों के लक्षणार्थ और व्यंग्यार्थ तक पहुंचना भी आवश्यक होता है। कहते हैं तीनों शक्तियों का प्रयोग इसमें किया जाता है शब्द में, यानी कहते हैं अभिधा और लक्षणा व्यंजना जो है तीनों का प्रयोग किया जाता है इसमें। कवि के फूलों को हंसता हुआ और मुख को मुरझाया हुआ कहना पसंद करते हैं, जबकि सामान्यतः हंसना मनुष्य के प्रस्तुत होता है, मनुष्य के लिए प्रयुक्त होता है, और मुरझाना फूलों के लिए। परंतु मुख्यार्थ जाने बिना हम लक्षणार्थ तक या व्यंग्यार्थ तक नहीं पहुंच सकते। जबकि आपने सुना होगा जो मनुष्य का हंसना है वो उसके लिए प्रयुक्त किया गया है, और मुरझाना किसके लिए प्रयोग किया गया है बच्चों? फूलों के लिए। जबकि इस बात को जानने के लिए मुख्यार्थ और शब्दार्थ को या लक्षणार्थ को व्यंग्यार्थ को तीनों को समझना होता है। कभी भी बड़ी ही सावधानी से शब्द चयन करता है, और कविता के शब्दों का आग्रह जिधर सहज रूप में बढ़े, पाठक अथवा श्रोता को उधर ही अमुख होना चाहिए। कहते हैं जैसे जैसे कविता का भाग जिधर जिधर बढ़ता है उधर ही उस श्रोता को या उस पाठक को अमुख हो जाना चाहिए, उसकी तरफ चले जाना चाहिए। कविता के सौंदर्य तत्व क्या क्या होते हैं कविता के अंदर? कविता के सौंदर्य तत्व में आप बच्चों लिखते हो, कविता का सौंदर्य तत्व आता है, लिखवाने के लिए मैं लिख पाता हूँ आपको। भाव आते हैं, सौंदर्य में विचार, सौंदर्य नाद सौंदर्य, अप्रयुक्त योजना का सौंदर्य। इस प्रकार से कुछ विस्तार से विचार करना उचित होगा, जो कि अग्रवत है। क्या कहते हैं इसमें? क्या कह रहे हैं? अग्रवत है। इसमें क्या दे रहे हैं? सबसे पहले भाव सौंदर्य क्या है? प्रेम, करुणा, क्रोध, हर्ष, उत्साह आदि का विभिन्न परिस्थितियों में मर्म स्पर्शी चित्रण ही भाव सौंदर्य है। क्या है? जो मन को लगने वाली चीज है वो ही क्या है? भाव सौंदर्य है। भाव सौंदर्य को ही साहित्रियों ने रस कहा है। उन्होंने साहित्यिक जो शास्त्री हैं उन्होंने क्या कहा है? शास्त्रियों ने उन्हें उसे रस कहा है। प्राचीन आचार्यों ने रस को काव्य की आत्मा माना है। बच्चों मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, काव्य की आत्मा क्या है? काव्य की आत्मा है रस, और रस को काव्य की आत्मा माना गया है। उसमें क्या क्या आते हैं? श्रृंगार रस है, वीर रस है, हास्य रस है, करुण रस, रोंद
शांत, भयानक, अद्भुत अद्भुत और विभत्य स्नो रस कविता के माने जाते हैं। परिवर्ती आचार्यों ने वात्सल्य और भक्ति को भी अलग रस माना है। उन्होंने परिवर्ती जो आचार्य उन्होंने वात्सल्य और भक्ति को भी उन्होंने रस माना है। सूर के बाल वर्णन में वात्सल्य का, गोपी प्रेम में श्रृंगार रस का, भूषण की शिबा वावनी में वीर रस का चित्रण किया गया। भाव, विभाव और अनुभाव के योग से रस की सृष्टि होती है। इन तीनों का प्रयोग किया जाता है जब रस की सृष्टि होती है। विचार सौंदर्य क्या है बच्चों? विचार की उच्चता से काव्य की गरिमा आती है, यानी वो सुंदर होता है, बड़ा होता है। गरिमापूर्ण कविताएं प्रेरणादायक भी सिद्ध होती हैं। उत्तम विचार एवं नैतिक मूल्यों के कारण ही कवि रहीम, तुलसी और वृंदन के नीतिपरक दोहे और गिरधर की कुंडलियां अमर हैं। इनसे जीवन की व्यवहारिक शिक्षा, अनुभव तथा प्रेरणा प्राप्त होती है। किसके माध्यम से? जब हम विचार सौंदर्य को प्रस्तुत करते हैं तो चाहे कबीर के दोहे हों, रहीम के दोहे हों, तुलसीदास जी के दोहे हों, इनको और सुंदर प्रस्तुत इसमें किया जाता है और दोहों के अंदर इस प्रकार से विचार सौंदर्य का प्रस्तुत किया जाता है। व्यवहारिक शिक्षा का प्रदान होती है, अनुभव होता है, प्रेरणा प्राप्त होती है। आज की कविताओं में विचार सौंदर्य से प्रचुर उदाहरण मिलते हैं। गुप्त जी की कविता में राष्ट्रीयता, देश प्रेम आदि की, मैथिली शरण गुप्त जी का नाम आया है बच्चों इसमें, वो क्या कहते हैं? देश प्रेम आदि जी की विचार सौंदर्य विद्यमान है। दिनकर जी की भी काव्य में सत्य, अहिंसा और अन्य मानवीय मूल्य हैं। प्रसाद जी की कविता में राष्ट्रीयता, संस्कृति और गौरवपूर्ण अतीत के रूप में विचारों का सौंदर्य देखा जा सकता है। आधुनिक प्रगतिवादी और प्रयोगवादी कवि ने जनसाधारण के चित्रण, शोषित एवं दीनहीनों के प्रति सहानुभूति और शोषितों के प्रति विरोध आदि प्रगतिवादी विचारों का वर्णन करते हैं। इस तरीके से प्रगतिवादी और आधुनिक में प्रयोगवादी जो कवि होते हैं उन्होंने सब तरीके से लोगों के बारे में भी अपने विचार रखे हैं। नाद सौंदर्य क्या होता है बच्चों? कहते हैं कविता छंदबद्ध रचना है। छंद नाद सौंदर्य की सृष्टि करता है। कहते हैं छंद के द्वारा कविता में लय, तुक, गति और प्रवाह समावेश होती हैं। ऊंचा, नीचा, कितना लंबा खींचना है, सारी प्रक्रिया इसमें होती हैं। किस प्रभाव से हमें बोलना है, तेज बोलना है या मंदा बोलना है, सारी प्रक्रिया इसमें होती हैं। वर्ण और शब्दों के सार्थक और समुचित विन्यास से कविता में नाद सौंदर्य और संगीतात्मकता आ जाती है, यानी उसमें गायन शैली का प्रयोग भी शुरू हो जाता है। कविता का सौंदर्य बढ़ जाता है। फिर कहते हैं यह सौंदर्य श्रोता और पाठक के हृदय में आकर्षण पैदा कर देता है। वर्णों की बार बार आवृत्ति जो आती है, जिसमें कभी एक शब्द है जिसमें बार बार आ रहा है, उसकी बार बार आने के प्रयोग में उसमें अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया जाता है। विभिन्न अर्थ वाले एक ही शब्द को बार बार प्रयोग करने में यमक का प्रयोग होता है, यानी एक शब्द आ रहा है, कहते हैं विभिन्न अर्थ वाले एक ही शब्द को बार बार जब प्रयोग करते हैं उसको क्या कहते हैं? यमक अलंकार कहते हैं। यह भी कविता के नाद सौंदर्य का समावेश होता है। कहते हैं खग कुल 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 सा बोल रहा, कहते हैं खग कुल कुल सा बोल रहा, किस लय का आंचल डोल रहा। कहते हैं कि इसमें यहाँ पक्षी के करलब में नाद सौंदर्य को अनुभूत किया जा सकता है। कवि ने शब्दों के माध्यम से नाद सौंदर्य के साथ पक्षियों के समुच्चय को और हिलते हुए पत्तों के चित्रण भी प्रस्तुत किया है। घन मंड नभ गर्जता घोरा अथवा कंकन कुंकिनी नूपुर ध्वनि सुनी में मेघ का गर्जन तर्जन तथा नूपुर की ध्वनि का सुमधुर स्वर क्रम है। कहते हैं इस प्रकार से इन्होंने जो अपनी बात को रखा है, उन्होंने इसे क्रम से रखा है कि जिस तरीके से संगीत में लय प्रदान की जाती है। इन्हीं दोनों ही स्थलों के नाद सौंदर्य का भाव को स्पष्ट भी किया गया है। और नाद कहते हैं विभ्रम को साकार कर भाव की गरिमा भी प्रदान करता है। बिहारी जी के निम्नलिखित दोहे में वायु रूपी कुंजूर की चाल का वर्णन है। कहते हैं शब्दों की ध्वनि में हाथी की घंटी की ध्वनि भी सुनाई पड़ती है। कवि के शब्द योजना में यह चित्र साकार हो उठता है। कहते हैं कि जो घंटी है वो उसकी आवाज़ सुनाई देती है। रनिंग रंग घंटी वली झरीर दान मधुनीर मद मद आबू चलियो कुंजर कुंज समीर, यानी जो हाथी होता है उसके जो गले में घंटी बंधी होती है वो क्या होता है, जो हाथी होता है वो धीरे धीरे जब वो चलता है तो उसकी आवाज़ जब होती है तो बड़ी सुंदर दिखाई देती है। इसी प्रकार क्या कहते हैं इसमें घनन घनन बज उठी गरज तक्षण रंग भेरी मानो रंग भेरी प्रत्यक्ष ही
बज उठती है, यानी जो घंटी का रूप है वो क्या होती है, तुरंत वो बज उठती है। आदि मध्य अथवा अंत में तुकारान शब्दों के प्रयोग से भी नाद सौंदर्य उत्पन्न होता है। जैसे ढलमल, ढलमल चल चंचल आंचल, झलमल झलमल तार। इन पंक्तियों में नदी की कलकल निधात मुखरित हो उठी है। पदों की आवर्ती भी नाद सौंदर्य में भी वृद्धि होती है। यानी नाद सौंदर्य क्या होता है, यदि नाद सौंदर्य की सीधी बात मैं बच्चों करूं तो वो क्या है, उसमें क्या है, संगीत की भावना निकल के आती है, संगीत की प्रक्रिया निकल कर आती है। ये सारी बातें अगर इसमें कही जाती हैं वो संगीत को और सुंदर बनाने का प्रयास करती है। हमको लिखियो है कहाँ, हमको लिखियो है कहाँ, हमको लिखियो है कहाँ, कहना सबको लगी। ये कहते हैं कि कवि विभिन्न दृश्यों में, रूपों में, तथ्यों में मान स्पर्शी और हृदय ग्राही बनाने के लिए अप्रस्तुतों का सहारा लेता है। अप्रस्तुत योजना में यह आवश्यक है कि उपमेय के लिए जिसका उपमान की प्रकट के लिए जिस प्रकार अप्रकट की और प्रस्तुति के लिए जिस प्रकार अप्रस्तुति की योजना की गई है उसे सादृश्य अवश्य हो। सादृश्य के साथ साथ यह भी आवश्यक है कि जिस वस्तु का व्यापार और गुण सादृश्य का व्यापार के गुण लाए जा सकते हैं उसे भाव तब भाव की प्रधानता प्रदान की जा सकती है। बच्चों इस प्रकार से इसमें कह रहे हैं कि भाई जो आपका जो टॉपिक है वो इसमें पूरी तरीके से इसमें समाप्त किया जा रहा है। यानी जो काव्य का सौंदर्य है, काव्य की जो इतिहास है, काव्य की जो संरचना है, काव्य की जो रूपरेखा, काव्य का जो इंट्रोडक्शन है उसमें भाव सौंदर्य है, नाद सौंदर्य है, वो पूरी तरीके से इसमें समझाया जाएगा। अगली वीडियो में इससे अगला भाग लेकर उपस्थित होऊंगा। नमस्कार।